इट इज नोन एज डेवलपमेंट। कल मैंने प्लास्टिसिटी पढ़ा दिया था। तो डेवलपमेंट टॉपिक के आगे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज शुक्रवार है तो आज ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका तुम लोग थोड़ा सा इसका टाइम बढ़वाओ ना, उनसे रिक्वेस्ट करके। नहीं, नमाजों का टाइम भी थोड़ा बहुत 10 मिनट 20 मिनट, कुछ में 2:30 बजे की बात है। अच्छा, अच्छा, हमारे यहाँ होता तो पंडित जी को लेते आगे चलो। ओके, इट इज डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट। आई एम सॉरी भैया, धर्म के बारे में बोलना इस देश में पता नहीं कब कोई मार दे। सॉरी, मेरा एक धर्म है, मेरे बच्चे मेरे धर्म है, पढ़ाना मेरा धर्म है, बच्चे मेरे जो है सब ईश्वर हैं। हाँ, आप अपने धर्म के साथ बहुत ऑनेस्ट रहिए, जो भी आपका धर्म है। एक्चुअली धर्म शब्द निकला है स्वधर्म से। लोग अब हम प्रवचन देने लगे। एंड द स्वधर्म इज योर नेचर। स्वधर्म का मतलब होता है योर नेचर। आप जो भी नेचर के हैं उस नेचर को फॉलो करते रहेंगे, आपका धर्म फॉलो होता जाएगा। आपका योर नेचर शुड बी फॉर योर स्टडीज। सो अगर आप स्टडीज को बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, आपका धर्म फॉलो है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप अपने डॉक्टर पेशे को बहुत ईमानदारी से फॉलो करेंगे। किसी को जबरदस्ती पैसे नहीं लेंगे, किसी को 4 दिन की दवा दे करके 6 दिन फंसा के नहीं रखेंगे, किसी की कोई बात नहीं होगी फिर भी पेट काट के सर्जरी कर देंगे। यस, इट हैपेंस इन इंडिया। बोले तुम्हारे को अपेंडिक्स हो गया है, बोलेगा नहीं साहब ठीक है। बोले नहीं हो गया है, तो बोलेगा साहब ठीक है, दवा दे के काम चलेगा तो चलेगा। फिर वो उसको ऐसे डराएंगे, भाई साहब ठीक है दवा ले लो, लेकिन कल को अपेंडिक्स फटा तो परफोरेशन होगा, मरी जाओगे। अब वो सोच रहा है अपेंडिक्स फटा, क्या ये बम होता है? हाँ बिल्कुल बम है। अब उसने सोचा अगर अपेंडिक्स फटा तो मैं मर ना जाऊं। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसके पहले मरूं कि काट के निकाल दूं। और पता चला कुछ भी नहीं था। लोगों ने पेट काटा, अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, काट के बाहर निकाल दिया, सिल दिया, 50,000 कमा लिया। इट हैपेंस। सारे लोग नहीं करते, लोग करते हैं। तो अगर ये कर रहे हो तो धर्म है कि अधर्म है? और अगर आप उसके सही सही बोलते बेटा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, उसे बोलते हैं धर्म, है ना? तो हमारा धर्म क्या है फिलहाल के लिए? टू स्टडी, है ना? अच्छे से स्टडी करो, सेलेक्ट हो जाओ, और फिर जब डॉक्टर बनना तो डॉक्टर में एक्सेल करना। जो जिसका काम है उसको करने दो, दूसरे के काम में मत अपना हाथ वाथ पैर घुसाओ कि ये मेरा काम है। नो, इट्स नॉट योर। ओके, सो डेवलपमेंट में 2 बातें थी। एक क्या था? ग्रोथ, और दूसरा डिफरेंशिएशन। सो बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट के लिए। द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। कल मैंने प्लास्टिसिटी पढ़ा दी थी आपको। फिर देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स which control the development. One is known as intrinsic factor. Intrinsic factor, बातें बंद कर। और दूसरे फैक्टर हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। So one type factor are known as intrinsic factor, other type of factor known as extrinsic factor. The intrinsic factor, they are related with the plant. अब पौधे की ग्रोथ कैसे होगी ये पौधे पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दे आर रिलेटेड विद एनवायरमेंट। और लकीली हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर की एक लिस्ट बना के रखी हुई है, कल याद होगा आपको। इट्स वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, इट्स लाइट, टेम्परेचर, वेरी गुड, हाँ, ग्रेविटी।
So we have so many extrinsic factor. They are related with the environment. अगर ये सब मिलेगा तो ग्रोथ होगी. And the intrinsic factors, they are related with the plants. And intrinsic factor plant से related है, no doubt they are related with the plant. जरा plant. लेकिन प्लांट में भी कुछ सेल के अंदर के फैक्टर है और कुछ सेल के बीच के फैक्टर है. सेल के अंदर होना भी प्लांट से रिलेटेड है और सेल के बीच में होना भी प्लांट से रिलेटेड है. तो बोथ आर इंट्रिंसिक फैक्टर. तो बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं. वन इज नोन एज इंट्रासेलुलर. बोलो क्या? थैंक यू वेरी मच. इंट्रासेलुलर. और दूसरे हैं इंटरसेलुलर, सेल के बीच के फैक्टर. And the intracellular factor are related with the nucleus because nucleus have DNA. बोलो क्या है? DNA. और मैंने पढ़ा रखा कि DNA में अगर कैपिटल T है तो पौधा ग्रो करेगा टॉल की डॉर्फ, और अगर स्मॉल टी तो पौधे की ग्रोथ टॉल होगी कि डॉर्फ होगी. इट विल डिपेंड अपॉन जेनेटिक्स एंड जेनेटिकल फैक्टर आर इंट्रासेलुलर के इंट्रासेलुलर. तो we can see the intracellular factor or the genetic factor. जेनेटिक फैक्टर्स. अब जैसी आपकी जेनेटिक्स वैसी आपकी ग्रोथ. किसी ने कहा कि भगवान में तो लंबाई नहीं हो रहा, लंबे नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा भी छोटे ही होंगे. अगर नहीं छोटे होंगे तो तुम्हारे दादा दादी छोटे होंगे, नहीं छोटे होंगे तो कोई पूर्वज का जीन तुम्हारे पास पड़ा होगा. कंचन, मम्मी पापा लंबे हैं लेकिन वो कोई पूर्वज का जीन था, वो पड़ा हो गया. हे भगवान, पूर्वज गंदे. तो अब बताओ कि अगर कोई जेनेटिकल फैक्टर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर के इंट्रासेलुलर. और इंटरसेलुलर फैक्टर्स आर पीजीआर. नाम तो सुना ही होगा. व्हाट इज पीजीआर? दीज आर नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो किसी ने कहा अगर कोई पौधा जेनेटिकली डॉर्फ है, तो उसमें डाल दो जिब्रेलिन. क्या डाल दो? तो वो जेनेटिकली डॉर्फ स्मॉल टी रहेगा लेकिन लंबा हो जाएगा क्या? यस. तो अगर कोई पूछे जिब्रेलिन क्या है तो तुम क्या बोलोगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. अब कंचन सोच रहे हैं क्या कुछ एनिमल के लिए जिब्रेलिन आता है? नहीं आता बेटिया. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स जो हमें पढ़ने चाहिए. तो बुक मैंने फिर से बोला, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है. कैसे अच्छी है? वो बोलते हैं कि भाई दो प्रकार के फैक्टर हैं, एक है इंट्रिंसिक, दूसरे एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक आप पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो, पढ़ाया है मैंने. कंडीशन फॉर ग्रोथ फॉर वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी. ओके. इंट्रिंसिक फैक्टर आने वाले समय पे पढ़ोगे, उसमें भी कौन से वाले? इंट्रासेलुलर. कौन से? जेनेटिक. तो आगे आने वाले समय पे जेनेटिक्स पढ़ाई जाएगी आपको. अब बचा कौन? इंटरसेलुलर. तो वो अभी पढ़ लो. व्हाट इट इज? पीजीआर. व्हाट इज पीजीआर? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. आइए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में समझेंगे. बातें मत करो. जब आ जाते हो तो सोच लिया करो कि या तो आना है या तो नहीं आना. जब एक बार आ जाया करो तो मन बना लिया करो कि अब तो नमाज पढ़ के ही जाना है. अब आ गए हैं तो आएंगे, है कि नहीं? नहीं आना तो कज़ा करो. सब तुमको भी आते हैं. प्लांट हुआ क्या? बट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दीज आर द केमिकल्स. These are the chemicals secreted by plants or microbes. ये microbes के द्वारा भी secreted है, which help in plant growth. ये कुछ chemicals हैं जो या तो प्लांट से सिक्रेट होते हैं या तो माइक्रोब से, कुछ माइक्रोब सिक्रेट करते हैं.
पर अगर ये प्लांट से सिक्रेट होंगे तब भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, या तो माइक्रोब से सिक्रेट होंगे तब भी ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। यस और नो? याद रखना। करेक्टिवली कैरेक्टरिस्टिक्स जब इनकी देखी जाएंगी तो ये कुल 5 ग्रुप में होते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देयर आर 5 टाइप्स, 5 तरीके के होते हैं। पहला तरीका है इंडोल डेरिवेटिव। इंडोल एक केमिकल कंपाउंड है, उसके डेरिवेटिव। और इंडोल डेरिवेटिव का एग्जांपल है इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज नोन एज IAA, एसिटिक एसिड। और इन्हें कॉमनली हम लोग ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। सो देयर इज अ फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट हार्मोन, इट इज नोन एज ऑक्सिन, indole acetic acid. Now the second, meanwhile second group is purine derivative. Purine derivative, तो किसी को प्यूरिन नाम के नाइट्रोजन बेस याद होंगे? एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन डेरिवेटिव में भी ये एडेनिन डेरिवेटिव है, दैट इज एडेनिन डेरिवेटिव। इसका रिप्रेजेंटेटिव कार्बन, इसका रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड जो है वो है N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन। इनके ग्रुप का नाम साइटोकाइनिन्स है। वैसे इस कंपाउंड का नाम काइनेटिन है, लेकिन इनके ग्रुप का नाम है साइटोकाइनिन। Meanwhile, there is third group also, and this third group is known as terpenes. Secondary metabolites याद है? मैंने आपको पढ़ाए थे मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, याद है? इसी टर्पीन में से एक कंपाउंड है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, जिनको कॉमनली हम लोग जिब्रेलिन्स बोलते हैं। अब इनको प्रोनाउंसिएट करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। कोई गिब्रेलिन्स बोलते हैं, कोई गब्बर सिंह बोलते हैं। So these are not gibberellins, these are gibberellins, जिब्रेलिक एसिड। ये तीसरा ग्रुप है। Now the fourth group is carotenoids. कैरोटिनॉइड को रिप्रेजेंट करने वाला कंपाउंड है एब्सिसिक एसिड। इसका नाम पहले भी कई बार सुना है हम लोगों ने। यस, एब्सिसिक एसिड। कॉमनली हम इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रहे। अदरवाइज इनके ग्रुप का कुछ भी नाम नहीं है, इनको हम केवल ABA के नाम से जानते हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एंड द लास्ट ग्रुप इज नोन एज गैस। The only plant hormone that is gaseous in nature is ethylene. So पांचवा ग्रुप है, it is gas, और इसको रिप्रेजेंट करती है इथाइलिन। और इसका कोई नाम नहीं है, बस इथाइलिन ही है। इस ग्रुप का नाम भी इथाइलिन ही है। सो आपके पास टोटल 5 तरीके के प्लांट हार्मोन्स हैं जो आपके सामने इस तरीके से आते हैं। पहला डेरिवेटिव इंडोल डेरिवेटिव, दूसरा प्यूरिन डेरिवेटिव, तीसरा टर्पीन्स, चौथा कैरोटिनॉइड, पांचवा गैस। आपको याद रखना पड़ेगा इंडोल डेरिवेटिव का एग्जांपल इंडोल एसिटिक एसिड। इट इज इंडोल एसिटिक एसिड, इट इज कॉमनली नोन एज ऑक्सिन। अच्छा भाई, प्यूरिन का N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन। तो देखो, कभी भी ये नाम अगर रट्टा मारना हो तो कैसे, पहले तो याद रखो, फिर उसमें अमीनो ग्रुप जोड़ो, NH2 जोड़ो, नाम बताओ। और अमीनो में अगर कोई ग्रुप लगता है तो N देते हैं नाम, IUPAC में N देते हैं, तो उसकी कौन सी पोजीशन? छठी। क्या जोड़ो? फरफ्यूरिल। अब बोलो N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन। Got it? It is N6 furfuryl aminopurine. Now the terpene is gibberellins.
ओके, नाउ कैरोटीनॉइड इज एब्सिसिक एसिड एंड गैस इज इथाइल। तो ये है इनके ग्रुप। अब बोलते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक्चुअली ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। याद रखना, नाम क्या था? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये कितने प्रकार के? एक और प्रमोटर्स और एक इनहिबिटर। बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन का मतलब है सेल डिवीजन बढ़ जाना। अगर कोई भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन सेल डिवीजन बढ़ा रहा है, वो क्या कहलाएगा? सेल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। सेल डिफरेंशिएशन बढ़ जाना, बताओ प्रमोशन। फ्लावरिंग करना, फ्रूटिंग करना, सीडिंग करना, ये सब कुछ करना, इट इज नोन एज प्रमोशन। अगर कोई प्लांट हार्मोन पौधे की लंबाई बढ़ा रहा है, फूल निकाल रहा है, फ्रूट बना रहा है, सीड बना रहा है, सेल डिवीजन बढ़ा रहा है, सेल डिफरेंशिएशन कर रहा है, प्लीज सोना मत, तबीयत ठीक नहीं मेरी, इस वजह से मैं ऐसा हूं। अब मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक, बताओ प्रमोशन कब बोलेंगे? सेल डिवीजन बढ़ जाए, सेल डिफरेंशिएशन बढ़ जाए, फ्लावरिंग बढ़ जाए, फ्रूटिंग बढ़ जाए, सीडिंग बढ़ जाए, पैटर्न ग्रोथ हो जाए, ट्रॉपिक ग्रोथ हो जाए, कोई फोटोट्रॉपिज्म करे, कोई जियोट्रॉपिज्म करे। कौन है ग्रेविटी की तरफ? जियो, लाइट की तरफ। यानी कुल मिलाकर ग्रोथ पॉजिटिव हम सब जानते हैं। पौधा पॉजिटिव ग्रो करे तो वो क्या करेगा? प्रमोटर। अगर सेल डिवीजन कम हो जाए, हाँ, इनहिबिटर है। अच्छा बताओ, डोरमेंसी हो जाए, हाँ, इनहिबिशन है। याद रखना, तो सेल डिवीजन कम हो जाए, डोरमेंसी हो जाए, ये सब प्रमोटर है कि इनहिबिटर? इनहिबिटर। अब ये पांचों के पांचों लोग प्रमोटर और इनहिबिटर के हिसाब से डिवाइड किए जाएंगे, जिसमें से तीन लोग याद रखना, कौन कौन? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। दीज थ्री दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स। ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर्स माने जाते। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं यार, और कितना बड़ा लिखे? नहीं दिखाई पड़ रहा है? नीचे वाले में होता है, इसमें नहीं होता। तो बताओ ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से? नाम सुन लो। इन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इट इज ग्रोथ प्रमोटर। और कैरोटीनॉइड इज ग्रोथ इनहिबिटर। ये खालिस ग्रोथ इनहिबिटर है, ये जहां भी रहेगा ग्रोथ को कम करेगा। कौन? कैरोटीनॉइड, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ओके, अब बचा कौन? इथाइलिन। इथाइलिन में दोनों कैरेक्टर है, इट हैव बोथ कैरेक्टर। इट इज प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। ये प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, लेकिन इसके ज्यादातर एक्शन इनहिबिटर है। इट इज लार्जली इनहिबिटर, यानी इसके ज्यादातर फंक्शन कैसे हैं? इनहिबिटर। और इसीलिए इथाइलिन के ही सबसे ज्यादा फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। कुछ फंक्शन कैसे? प्रमोटर और कुछ इनहिबिटर। कौन है जो खालिस इनहिबिटर है? कौन है जो खालिस प्रमोटर है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। ये पूर्ण रूप से कैसे हैं? प्रमोटर है। पक्का? कौन कौन से हैं जो प्रमोटर है? कौन है जो पूरी तरीके से इनहिबिटर है? एब्सिसिक एसिड। कौन है जो दोनों है, लेकिन दोनों में ज्यादा पलड़ा किसका बनेगा? तो इथाइलिन इज मोर इनहिबिटर देन प्रमोटर। इससे कुछ फंक्शन प्रमोटर के, कुछ फंक्शन इनहिबिशन, पर ज्यादातर इनहिबिटर।
ये है बेटा। अब देखिए ये सब लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, आपके ब्रेन तक कितना पहुंचा वो जरूरी है। हटा दें इसे। चलो पांचों के ग्रुप बताओ। इंडोल डेरिवेटिव, पहले ग्रुप पूरे बताओ। इंडोल डेरिवेटिव, प्यूरिन डेरिवेटिव, टर्पीन, कैरोटीनॉइड, गैस। इनका रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल बताओ। रिप्रेजेंटेटिव याद है? बताओ। इंडोल का, इंडोल एसिटिक एसिड, N6 परफ्यूरिल अमीनो, जिब्रेलिक एसिड याद है? एब्सिसिक एसिड, पक्का कॉमन नेम, ऑक्सिन, साइटोकाइनेसिस, जिब्रेलिक, एब्सिसिक एसिड। कितने प्रकार के? या तो प्रमोटर, सेल डिवीजन बढ़ाए तो, सेल डिफरेंशिएशन बढ़ाए तो, प्रमोट पैटर्न ग्रोथ करे तो, फ्लावरिंग करे तो प्रमोटर हो गए। और कुछ कैसे इनहिबिटर। बताओ कौन कौन खालिस प्रमोटर? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन प्रमोटर है। कौन कौन इनहिबिटर? एब्सिसिक एसिड और थायराइड। पक्का? और कौन है जो दोनों है? पक्का? मेनली इनहिबिटर। चलिए नाउ द डिस्कवरीज ऑफ द प्लकीजिया। डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट पीजिया। पूरी हेडिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना ही लिख दे रहा हूं। तो डिस्कवरी ऑफ ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, all plant growth regulator जितने भी प्लांट रेगुलेटर्स हैं इनकी डिस्कवरीज जो हैं दीज आर एक्सीडेंटल डिस्कवरीज। ढूंढ कुछ रहे थे, मिल कुछ गया। कोई भी प्लांट हार्मोन ले लो, उसकी डिस्कवरी प्लांट डिस्कवरी है कि एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल। एंड ऑल द एक्सीडेंटल डिस्कवरीज आर नोन एज सेरेंडिपिटी। तो ये शब्द याद रखना। एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया इसलिए लिख लेना। सेरेंडिपिटीज आर दोज डिस्कवरीज विच आर एक्सीडेंटल इन नेचर। ढूंढ कुछ रहे थे, मिल कुछ गया। ठीक है। इनमें से सबसे पहले डिस्कवरी जो चालू होती है वो है ऑक्सिन की। इट ऑल स्टार्ट विथ ऑक्सिन। ये ऑक्सिन से शुरू होता है। और ऑक्सिन की डिस्कवरी में 3 लोगों का नाम है, लेकिन शुरुआत किसकी सुन लीजिए। इनका नाम आपने बहुत बार सुना है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। इनका एक बेटा था, नाम था फ्रांसिस डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन एक पौधे पे काम कर रहे थे। ये पौधा था कैनरी ग्रास। एक ग्रास का पौधा था, नोन एज कैनरी ग्रास। बोटेनिकल नेम इज फैलरिस। क्या? फैलरिस। बुक में नहीं है तो मैं लिखूंगा नहीं। सुनो, कौन सी ग्रास? कैनरी। और वो कैनरी ग्रास में यूनिलैटरल लाइट डालते थे। कैसी? डिफ्यूज लाइट और यूनिलैटरल लाइट का कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि सूरज की जो रोशनी है वो डिफ्यूज है, चारों तरफ एक साथ पड़ती है, लेकिन टॉर्च की एक तरफ से आएगी। ऐसा नहीं कि टॉर्च सब पूरे संसार को जला रही है। टॉर्च जिधर से डालोगे उधर से आएगी। इट इज यूनिलैटरल लाइट। तो याद रखना, वो देखते थे जब किसी भी पौधे में यूनिलैटरल लाइट डाली जाए, एक तरफ से लाइट डाली जाए, किसी भी पौधे में जब यूनिलैटरल लाइट डाली जाए, लाइक कैनरी ग्रास, तो वो देखते थे कैनरी ग्रास उसी लाइट की तरफ मुड़ जाती है। जिधर से लाइट आ रही है उधर मुड़ जाती है। ऐसी ग्रोथ को उन्होंने नाम दिया फोटोट्रॉपिक। क्या नाम दिया? फोटोट्रॉपिक। यहां तक तो ठीक था। फोटोट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब लाइट की तरफ होने वाली ग्रोथ।
यहां तक तो बात ठीक थी कि जिधर से लाइट डालोगे पौधा उधर की तरफ ग्रो करने लगेगा। आपकी बालकनी में एक पौधे गमला रखा हुआ है, अब उसकी ब्रांचेस ज्यादातर बाहर की तरफ ही निकलती हैं, अंदर की तरफ क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि बाहर से सनलाइट पड़ रही, इसलिए बाहर की तरफ जाती। तो बोलते जिधर से लाइट आएगी पौधा उधर मुड़ जाता है। अब बाकी लोगों के लिए आम घटना है, हम सब लोग देखते हैं क्या मतलब मुड़ जाता, तो मुड़ जाता, भाड़ में जाए। लेकिन चूंकि ये कौन है और कौन है, तो ये इसके पीछे पड़ गए कि ऐसा क्यों होता होगा। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने मिल करके ये पता लगाया कि ऐसा इसलिए होता है कि जिधर की तरफ से लाइट आती है उधर की तरफ से इनका कर्वेचर, और जिधर की तरफ लाइट नहीं है उधर की तरफ का कर्वेचर की पेरीमेट्री किधर ज्यादा लगती है? जिधर से लाइट नहीं आ रही, और जिधर से लाइट आ रही उधर पेरीमेट्री कम। तो उन्होंने कहा जिधर की तरफ बेटा लाइट आ रही है पौधे की ग्रोथ उधर कम। सुन लो वरना समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो जाओगे काम से। जिधर से तरफ से लाइट आ रही है उधर की तरफ ग्रोथ, इधर से इधर तक पेरीमेट्री नापो, और इधर से लेकर इधर तक पेरीमेट्री नापो। बताओ किधर की तरफ ज्यादा? पक्का? तो इन्होंने कहा जिधर से लाइट आ रही है पौधे की ग्रोथ उधर कम होती है और उसके अपोजिट साइड में ज्यादा होती है। अगर बराबर होती तो पौधा सीधे बढ़ता जाता, सीधे बढ़ता जाता, पर एक तरफ कम हो रही और एक तरफ ज्यादा हो रही, तो जिधर कम हो रही उधर की तरफ मुड़ गया। तो किसी ने बोला क्यों मुड़ गया? तब चार्ल्स डार्विन ने फ्रांसिस डार्विन से कहा कि बच्चा ये बहुत आम बात है, बहुत आराम से बात है। बोले क्या आम बात है बताओ ना। बोले कहते हैं कि बेटा इस लाइट के पड़ने से, किस यूनिलैटरल लाइट के पड़ने से कैनरी ग्रास की टिप में, कहां पर? कैनरी ग्रास की टिप में एक सब्सटेंस बना। क्या बना? उनको बोला कौन बना, एक जानते नहीं थे कौन बना। इन्होंने कहा इस सब्सटेंस का नाम लेट्स सपोज ऑक्सीजन है। क्या नाम है? तो उनके बच्चे ने कहा कि सर आपने इसका नाम ऑक्सीजन ही क्यों रखा? तो बोले ऑक्स का मतलब होता है ग्रोथ। ऑक्स का मतलब ही होता है ग्रोथ। तो जो ग्रोथ कर दे दैट इज नोन एज ऑक्सीजन। तो बोलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन बनता है यहां पर। तो बनता टिप में है, कहां पर? लेकिन मूव करता है शेडेड साइड से। किधर से? शेडेड साइड। जिधर से लाइट पड़ी उधर से मूव करेगा कि शेडेड साइड? लाइट इधर से पड़ी, और जिधर से मूव करता है उधर ग्रोथ, और जिधर से मूव नहीं करता उधर ग्रोथ। तो बना कहां पर? और ग्रोथ भी किया टिप से डायरेक्ट। इधर से लाइट आ रही तो इधर से जाएगा कि इधर से? इधर से। और जिधर से जाएगा उधर ग्रोथ, और अगर ग्रोथ ज्यादा तो उधर का कर्वेचर, इधर का। और ग्रोथ बेटा इस वजह से ग्रोथ होगी लाइट की तरफ। नींद आ रही है? आज तो यार थोड़ा हेल्प करो कि सो ही जाओगे। या तो नहीं पढ़ा करो। तो बताओ कैसे लाइट डाली? हाँ, यूनिलैटरल। पक्का? और बोला गया कि यूनिलैटरल लाइट डालने पर यहां पर कुछ बनता है। क्या बनता है? क्या ये ऑक्सीजन को आइसोलेट कर पाए? नहीं। मैं बता दूं, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने एक हाइपोथेटिकली तुक्का मार दिया कि कोई ऑक्सीजन नाम का सब्सटेंस यहां बनता है जो शेडेड साइड से मूव करता है, और शेडेड साइड की ग्रोथ ज्यादा कम करता है, इधर कम करता है, इस वजह से कर्वेचर हो जाता है। पर ये इस सब्सटेंस को आइसोलेट नहीं कर पाए। तब एक साइंटिस्ट आते हैं, इन साइंटिस्ट का नाम है एफ.डब्ल्यू. वेंट। बोलो कौन? एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने कहा कि अगर डार्विन सही है तो यह प्रक्रिया किसी भी प्लांट में होनी चाहिए। और यह क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा गया, लगातार 3 सालों तक। तो मैंने देखा लगातार 3 सालों तक पूछा गया एफ.डब्ल्यू. वेंट का एक्सपेरिमेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अपना एक्सपेरिमेंट प्लांट बदल के किया, और उन्होंने जो प्लांट लिया इट वाज द ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग। ओट का दूसरा नाम है एविना। क्या नाम है? एविना। रवीना नहीं, एविना। एंड दैट्स व्हाई एफ.डब्ल्यू. वेंट का जो एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एविना कर्वेचर टेस्ट।
और इसी नाम से 3 साल पूछा गया। ध्यान सुन लो, अवीना कर्वेचर टेस्ट। एनसीईआरटी में नाम नहीं होने के बावजूद भी पूछा गया। कौन सा टेस्ट? अवीना कर्वेचर टेस्ट। जो एक्सपेरिमेंट, द सेम एक्सपेरिमेंट जो कौन लोग कर रहे थे? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। किस पे कर रहे थे? कैनरी ग्रास पे। वही एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? FW। लेकिन ग्रास वही है कि बदल दी? उन्होंने ली थी कैनरी ग्रास, इन्होंने ली एविना, और इनके टेस्ट का नाम है एविना कर्वेचर टेस्ट। फिर से बोलो। और देखो, उन्होंने सीरीज ऑफ टेस्ट किए, एक टेस्ट नहीं किया, सीरीज ऑफ टेस्ट किए। मैं इतनी जगह पे वो टेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने भी यूनिलैटरल लाइट डाली और इन्होंने भी बेटा ओट सीडलिंग की कर्वेचर को होते देखा। इन्होंने भी लाइट डाली और लाइट डाली में देखा कि बेटा कर्वेचर मुड़ रहा है। उन्होंने कहा एक बात तो सही है कि सनलाइट की तरफ कोई भी प्लांट मुड़े, चाहे वो कैनरी ग्रास हो, चाहे वो ओट्स हो। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहां पर कुछ बना हो, बिल्कुल बना होगा, पर क्या बना है आओ इसका पता लगाए। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। लाइट डालने के बाद, एवरीवन हियर सही ढंग से देखना, मेरे पास कोई और एनिमेशन तो है नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा। लाइट डालने के बाद जब उन्हें लगा कि इस लाइट ने ऑक्सीजन बना दिया होगा, क्या बना दिया? ऑक्सीजन। पक्का? तो उन्होंने टिप काट दी। क्या काट दी? टिप। सॉरी, आई एम सॉरी, पहला एक्सपेरिमेंट दूसरा था। पहला एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने देखा कि पूरी टिप के साथ एक प्लांट था, और फिर इन्होंने क्या काट दी? टिप काट दी। टिप काटने के बाद इन्होंने सनलाइट डाली। क्या डाली? सनलाइट। यूनिलैटरल। कैसी? यूनिलैटरल। और इन्होंने देखा पौधा नहीं मुड़ा। पौधा, इसका मतलब एक बात और सही हो गई कि जो भी बनता है कहां? टिप। क्या बनता है? टिप। पहला एक्सपेरिमेंट, लाइट डाली, टिप थी, यस और नो? टिप मुड़ी? नो सर। किधर की तरफ मुड़ी? दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब की बार फिर टिप थी, पर टिप क्या कर दी? काट दी। तो बताओ लाइट कब डाली? जब टिप थी कि टिप काटने के बाद? टिप काटने के बाद लाइट डाली, पौधा मुड़ा कि नहीं मुड़ा? इसका मतलब सनलाइट पड़ी लेकिन पौधा नहीं मुड़ा। इसका मतलब जो भी बनता है वो कहां बनता है? ठीक। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, फिर से बेटा नॉर्मल प्लांट लिया, टिप वाला प्लांट लिया और लाइट डाली। जब इन्हें लगा कि ये लाइट जो है पड़ चुकी है और टिप में जो बनना था वो बन चुका होगा, तब उन्होंने उसको काट लिया। अब बताइए, जब कटी हुई टिप को इन्होंने रखा होगा, क्या उसमें ऑक्सीजन बन चुका था? यस। फिर इस कटी हुई टिप को नीचे उन्होंने अगार का ब्लॉक रखा। अगर का ब्लॉक, अगार अगार करके एक जेल आता है, यस और नो? और उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज बनती है और नीचे जाती है तो वो चीज को अगार में आना चाहिए। कहां पर आना चाहिए? इन्होंने वेट किया क्या आने दो अगार में। फिर इन्होंने देखा कि यार अगार में चीजें आई कि नहीं आई, आई डोंट नो, पर जब उन्होंने काफी देर तक इस कटी हुई टिप को अगार के अगार जेल में रखा रहा, तो उन्होंने सोचा कि अब जो कुछ भी बना होगा वो इसमें आ चुका होगा, क्योंकि बनने वाले का नेचर है कि वो नीचे की तरफ मूव करता है। यस और नो? यस। अब इन्होंने क्या किया कि उस अगार ब्लॉक को काटा जिसमें जो भी सब्सटेंस बना था आ चुका था, और उस ब्लॉक को काट करके उस जगह से काटा जहां पर उन्होंने टिप रखी थी, काट करके अलग हटाया, और उस ब्लॉक को जाकर के इन्होंने कटे हुए पार्ट में रख दिया। अब बताओ, टिप रखी कि ब्लॉक रखा? और सनलाइट नहीं डाली। क्या नहीं डाली? सनलाइट। तो उन्होंने कहा अगर वाकई वो सब्सटेंस की वजह से ही ग्रोथ होती होगी तो लाइट डालो, केवल वो सब्सटेंस डालो तो ग्रोथ हो जाए। ये हतप्रभ थे कि उन्होंने देखा कि यस,
पौधा ग्रो किया, और पौधा ग्रो किया, बिल्कुल वैसे ही ग्रो किया, यानी कि कटी हुई टिप के साथ पौधा ग्रो किया, और वैसे ही ग्रो किया। जिधर टिप ज्यादा थी उधर ग्रोथ ज्यादा हुई, और जिधर टिप नहीं थी उधर ग्रोथ नहीं हुई। तो बताओ, जिधर टिप रखी गई उस तरफ ग्रोथ ज्यादा, लेकिन कर्वेचर उस तरफ, उसके अपोजिट। यस और नो? और फिर इन्होंने कहा कि इस अगार में जो कुछ भी है वही है ऑक्सीजन, और इस भाई साहब ने अगार से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। तो बताओ, आइसोलेट किसने किया? FW रेड। डिस्कवरी किसने की? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। इसका एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया नहीं गया इतना लंबा, पर डायग्राम दिया गया है, देखो ध्यान से। कटी हुई टिप, और फिर टिप के अंदर कुछ रखा, फिर पता नहीं क्या किया। ये वो कहानी है। इतने तुम्हें बहुत नींद आ रही है, खाना खा के आया तो मत खाया करो, भूख लग जाता है तो फिर सो जाया करो। यहाँ काहे आते हो? जब पढ़ ही चुके हो तो क्या मतलब। चलो, डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी पढ़ी हमने? ऑक्सीजन की डिस्कवरी। प्लान्ड है कि बेटा सेरेंडिपिटी? व्हाट इज सेरेंडिपिटी? क्या है? चांस डिस्कवरी है। अगर इस पूरी कहानी में वैज्ञानिकों के नाम बता देते हो तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। बस चलो, पहला चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। दोनों के प्लान के नाम एक ही कि अलग अलग? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के प्लान का नाम याद है? बोलो कौन? कैनरी ग्रास। पक्का? इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, लेकिन आइसोलेशन किसी और ने किया? किसने किया? FW रेड। पूरे एक्सपेरिमेंट को याद करने की जरूरत नहीं, बुक में है ही नहीं। बुक में डायग्राम है, याद रख लो। बस इतना याद रखो, डिस्कवरी किसी और ने की, आइसोलेशन किसी और ने। आइए, जिब्रेलिन की डिस्कवरी। एक कंट्री है जापान, बेटा जापान लिया। एक बाप ने अपने बच्चे से कहा, बेटा जापान लिया। अच्छा, 4 दिन बाद न समझ में आया कंचन। बताओ, जिब्रेलिन की डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट, एक कंट्री का नाम बताओ? जापान। और जापान के एक साइंटिस्ट का नाम है ई कुरुसोवा। वैसे भी ये चैप्टर अपने आप में माशाल्लाह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और ऊपर से नींद आ रही है। बताओ उस कंट्री का नाम? जय माता की। कंट्री का नाम, साइंटिस्ट का नाम ई कुरुसोवा का नाम जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन की डिस्कवरी में बहुत नाम लिया जाता है। ओके, आइए। जापान में एक बीमारी होती थी, इस बीमारी का नाम था बकाने। वैसे इसी से बना है बकवास। बकवास कर बकाने। द डिसीज वॉज नोन एज बकाने, एंड बकाने का मतलब होता है फुलिश सीडलिंग डिसीज। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, ये नाम अपने आप में हंसने वाला है कि बोलते हैं सीड पगला गया है। पुलिस नहीं, एक बोला पुलिस सीडलिंग डिसीज। लोग बोलते थे फूलिश, यस, फूलिश सीडलिंग डिसीज, यानी कि आपका सीडलिंग पगला गया। क्यों कहते थे? इसका कारण सुनिए। जापान के खेतों में राइस की फसल लगाई जाती थी। राइस मतलब गेहूं। तो राइस की जब फसल लगाते थे, बेटा शांत रहो, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ। तो राइस की फसल लगाने के तरीके होते हैं, उनको पहले तो कहीं बोया जाता है, बाद में रोपा जाता है। यस और नो? तो बोलते थे, एकदम शांत रहो भाई, हम ही को पढ़ा, तुम ही हो। तो राइस के सीडलिंग जब लगाए जाते थे, तो उनको समान रूप से खाद पानी एक ही जैसा, सेम खाद, सेम पानी, सब कुछ एक ही जैसी चीजें डाली जाती थी। लेकिन उनमें से कुछ राइस के पौधे एक्सेप्शनली लंबे हो जाते थे। अब जगह नहीं है, नहीं तो और लंबा कर देते हैं।
तो जब किसानों से पूछा जाता था कि यार ये अचानक लंबा कैसे हो गया, बोले पता नहीं, वही खाना इनको दिया, वही इनको दिया, वही पानी इनको दिया, वही सब फर्टिलाइजर दिया, हो सकता है कि बीज पगला गया है। तो दिस डिसीज इज नोन एज फुलिश सीडलिंग डिसीज। अच्छा, पौधा लंबे होने से होता ये था कि स्टेम इनका पतला दुबला, तो ये पौधा हवा चलते चलते अचानक टूटता था और पानी में गिर जाता था। तुम्हें मालूम है राइस की फसल पानी की बहुत कमी में उगाई जाती है, बहुत कमी की, बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा होता है। अगर गिरेगा पौधा तो बताओ बचेगा कि सड़ जाएगा? अब लोग बड़ा परेशान कि यार फुलिश सीडलिंग डिसीज हो गई। ई कुरुसोवा ने कहा कि यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इनके पास ब्रेन थोड़ी ना है सीड के पास जो उनको फुलिश सीडलिंग डिसीज हो गई। उन्होंने ऐसे सारे पौधों को टटोला कि इनको क्यों ये डिसीज हो रही। तो इनको यहां पर एक फंगस का इंफेक्शन मिला। किसका? फंगस। एक फंगस का इंफेक्शन मिला और इस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एसिड निकलता था, जिब्रेलिक एसिड, एसिड 3, दैट इज GA3। और इस जिब्रेलिक एसिड ने इंटरनोडल लेंथ बढ़ा देनी थी, यानी पौधे की इंटरनोडल लेंथ बढ़ा देते थे, वो नोड की लेंथ बढ़ा देते थे। और जितनी ज्यादा इंटरनोडल लेंथ बढ़ती जाती थी पौधा लंबा होता जाता था। तो ई कुरुसोवा ने कहा कि ये फुलिश सीडलिंग डिसीज नहीं है, बल्कि यहां पर एक फंगस का इंफेक्शन है। किसका? और उस फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फिर से बोलो, जिब्रेला फ्यूजिकोराई है। क्या नाम है? जिब्रेला। और उस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एक हार्मोन निकलता है, बोलो जिब्रेलिक। और वही जिब्रेलिक एसिड आपके पौधे के इंटरनोडल लेंथ को बढ़ा दे। पता प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डेफिनेशन आज मैंने क्या पढ़ाई आपको? दीज आर द केमिकल secreted by plants and microbes। कौन सा माइक्रो? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या ये फंगस है? इसी से निकला था कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन जो निकला वो जिब्रेलिन ने इंटरनोडल लेंथ घटाया कि बढ़ाया? बढ़ाया। कहां गए यादव जी? खड़े हो? अच्छा, अब आप बताओ, अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज का कोई मेंबर है तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन नहीं होता? एकदम शांत। फंगस के 4 क्लासेस के नाम: फाइको, एस्को, बेसिडियो। आज यूनिट पढ़ के आनी थी। और प्लांट में ये है, प्लांट के पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं आप? बताओ 4 क्लासेस याद है? एक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। और इनमें से कौन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता? बैठिए। ड्यूट्रोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट आर दोज रूल्स इन द नेमिंग ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज? यस, ड्यूट्रोमाइसिटीज में अगर कोई मेंबर है उसके नामकरण के क्या रूल पढ़ाए थे मैंने? हमसे नहीं पढ़े। कब आए थे? ज्यादातर समय पर जिन भी फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो उन्हें किस में डालोगे? ड्यूट्रोमाइसिस। पर जिस समय तुमने डिस्कवरी की उस समय पर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना दिख रहा हो। यस और नो?
फिर बाद में तुम्हें पता चला कि जिसको तुमने ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाला है उसकी कुछ फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं, कुछ फॉर्म कर रही हैं। इसका मतलब उसका ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्लासिफिकेशन सही है कि गलत? सही है कि गलत? हाँ? सही कि गलत? गलत। तो बताओ उसको वही रखें कि बदल दें? और उसको या तो डालें एस्कोमाइसिटीज या तो डालें बेसिडियोमाइसिटीज। बुक ओपन रखना दोनों। क्या पढ़ाया मैंने? क्या पढ़ाया मैंने? अभी जो मैंने पढ़ाया वो क्या था? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी तरफ ध्यान दो। दस बार बोल चुका हूं कि बातें नहीं क्लियर करना है। क्या रोल पढ़ाया गया याद है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्या नहीं है? सेक्सुअल, इसमें डालोगे ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए और जो ड्यूट्रोमाइसिटीज में था उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में ही रखोगे कि बदल दोगे? या तो और नाम वही रखोगे कि बदल दोगे? बदल दोगे। इसका जीता जागता उदाहरण है ये, और मैंने तब भी पढ़ाया था और आज पूछ रहा हूं, जवाब नहीं आया। एक फंगस है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी, बोलो कौन सा? फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में पूछा गया है, इसलिए जितना बार पढ़ो उतना अच्छा। इट इज इम्परफेक्ट। परफेक्ट इम्परफेक्ट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बताओ किस में रहा? हाँ, बाद में पता चला कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यस और नो? नाम वही रखा कि बदल दिया? क्या नाम रखा गया? जिब्रेला फ्यूजिकोरा। बैठो। तो कभी ये आ जाए ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस विल रिलीज द जिब्रेलिक एसिड। ऑप्शन में फ्यूजेरियम हो, जिब्रेला हो, बोथ हो, क्या लगाओगे? बोथ। Because both are the name of the same fungus, but one is imperfect, another one is perfect. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए तो परफेक्ट, ना मिले तो, इसलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज का दूसरा नाम फंजाई इम्परफेक्टाई, याद है? या फिर इम्परफेक्ट फंजाई। बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट था, तो तुम लोग बात कर रहे हो। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जिब्रेलिक एसिड निकाला गया, और जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी में साइंटिस्ट का नाम है, बात बताओ, ई कुरुसोवा। अगर तुम ये दोनों नाम भी बता दोगे मेरा काम चल जाएगा, ये गणित ना पढ़ाओ तो। मैंने बोला इसके पहले भी मैंने बहुत कहानी सुनाई, नहीं आई। ये दोनों नाम बता दो, कंट्री का नाम, साइंटिस्ट का नाम, बीमारी का नाम। ये तीन बता दोगे मैं धन्य हूं, चौथा बता दोगे तो महा खुशी हो जाऊंगा। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या ये मोल्ड है? यस। मोल्ड मतलब फंगस। एक फंगस है जो कि तुम्हारी जड़ों में लग गया है। किसकी जड़ों में? राइस की। और इसीलिए राइस की जड़ों पे लगने की वजह से इसके इंटरनोडल लेंथ घटे की बढ़ गए हैं। समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो फिर आपको दूसरी डिस्कवरी आ गई। अब बताओ मैंने क्या पढ़ाया? कंट्री का नाम, साइंटिस्ट का नाम, बीमारी का नाम बकाने हैं अंग्रेजी में। फुलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस हो गया। फंगस का नाम मान लो जिब्रेला ऑप्शन में ना, फ्यूजेरियम। हाँ, फ्यूजेरियम। नाउ द थर्ड डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। और ये डिस्कवरी भी बड़ी भयानक सेरेंडिपिटी है।
साइंटिस्ट है मिलर, सॉरी स्कूग। आप अपनी बुक में देखो शुरुआत के पैराग्राफ में किसका नाम है? स्कूग। शुरुआत पहले पैराग्राफ, एफ स्कूग, यस है। स्कूग टोबैको प्लांट को लेकर के, कौन से प्लांट को? टोबैको। तो पहले तो आपके दिमाग में ये चले कि किस प्लांट को लिया था, टोबैको प्लांट। और टोबैको प्लांट का नोडल टिश्यू, कौन सा टिश्यू? चूंकि मैंने पढ़ाया, मेरा पूरा हक बनता कि मैं पूछूं, लेकिन तुम बताते नहीं इसलिए दुखी हो जाता। नोडल टिश्यू को उन्होंने एक्सप्लांट बनाया। क्या बनाया? एक्सप्लांट। क्या ये शब्द पहले पढ़ा है? व्हाट इज एक्सप्लांट? It is the part of plant which are going to use into tissue culture. बोलो का टिश्यू कल्चर में जो पार्ट यूज करते हैं उसका नाम एक्सप्लांट। तो टोबैको प्लांट का एक्सप्लांट कौन सा है? नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू को, नोड के टिश्यू को उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, जैसा सब लोग करते थे इन्होंने भी किया। और जैसे बेटा एक्सप्लांट यहां पर इन्होंने डाला, वैसे ही एक्सप्लांट ग्रो करने लगा और ग्रो करके अनडिफरेंशिएटेड मास बनाया सेल का। याद है? नाम बताओ। कैलस। साइंटिस्ट का नाम? स्कूग। प्लांट का नाम? एक्सपेरिमेंट का नाम? टिश्यू कल्चर। फिर से बोलो। किसी भी चीज में डरना नहीं। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? कौन कर रहा था? किस प्लांट को? कौन से टिश्यू? इसमें कोई डाउट? डाला किस में डाला? न्यूट्रिएंट में। सेल डिवाइड होने लगी, क्या बनने लगा? कैलस। डिफरेंशिएटेड क्या? अनडिफरेंशिएटेड। और बड़े परेशान थे, हफ्तों हो गए। अब इनकी वाइल्ड थॉट क्या थे, सोच क्या थी कि काश भगवान इस कोशिकाओं में रूट स्टेम लीफ बन जाए। क्या बन जाए? कि रूट बन जाए, स्टेम बन जाए, लीफ बन जाए। बन ही नहीं रहा था। वो जितना इसको कराते थे मास और बढ़ जाता था, कोशिकाओं का अमाउंट घट जाता था कि और बढ़ जाता? और बढ़। कैलस का साइज घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। परेशान, एक हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हो रहा। अचानक इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट तो बर्बाद हो रहा है, तो टेबल में इनको जो जो रखा मिला सब कुछ इसमें डाल दिया। देखो क्या क्या डाला, अजीब पागल थे। वेस्कुलर टिश्यू रखे थे वो डाल दिए इसमें। ये डाला था वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, यानी जाइलम और फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट रखा था, इसमें डाल दिया। मैं कहानी बना रहा हूं, ऐसी कहानी हो ना ये अलग बात है। इसके अलावा इन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट इसी में डाल दिया। अब पागल ही आदमी होगा कि सब कुछ भरे जा रहा, तो खिसिया में कि नहीं कुछ हो रहा, तो बोले सब बर्बाद करो, स्वाहा करो। तो वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट डाला, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला। वहीं पर डीएनए रखा था स्पर्म का, स्पर्म डीएनए रखा था, वो भी डाल दिया। बताओ, अजीब अजीब चीजें डाल रहे हैं। अगर आदमी दिमाग से सही होता तो या तो प्लांट डालता या तो सब कुछ डाला। क्या डाला? वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, स्पर्म में। और नारियल पानी पीने के लिए मंगाया था, वो भी ले हो कोकोनट मिल्क बुलका। कोकोनट मिल्क का मतलब होता है कोकोनट वाटर, वो भी डाल दिया। और सो गए, भाड़ में जाए, उतनी दिन से कर रहे कुछ नहीं होता। और सुबह जागे, आए रामा इसमें नई नई पत्तियां, नए नए पौधे निकल रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन निकल रहा है, जड़ें निकल रही हैं, एकदम छोटे छोटे पौधे निकल आए। इन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था, कैसे निकला? 7 दिन से कोशिश नहीं कर रहा था और कुछ नहीं निकल रहा था, आज कैसे निकल आया? तो इनका एक शिष्य था मिलर। बोलो कौन? मिलर। एक गंध मचा के गए थे, उसने साफ किया। बोले साहब आप जब सोने गए थे तो क्या क्या डाला था? बोला मैंने डाला था वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, जो जो पड़ा था सब डाल दिया। उसने कहा हो ना हो, इसी में कोई चीज है जो पौधों को बना रही है। बाद में स्कूग और मिलर दोनों ने मिलकर उस चीज का पता लगाया और उस चीज का नाम था N6 परफ्यूरिन, अमीनो प्यूरिन। ये एक्चुअली स्पर्म डीएनए में थी एंड इट इज नोन एज काइनेटिन। बोलो क्या नाम? और इस काइनेटिन में साइटोकाइनेसिस की क्षमता थी। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस?
सेल डिवीजन, फिर से बोलो। तो इन्होंने इसका ग्रुप नाम दिया साइटोकाइनिन, वैसे इसका नाम क्या था? काइनेटिन। व्हाट इज काइनेटिन? N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। तो कोई पूछे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था, एक साइंटिस्ट का नाम बताना, बोलो इसको। और कोई पूछे साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की? स्कूग एंड मिलर। ऑक्सीजन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ऑक्सीजन का आइसोलेशन FW रैंड। जिबरेलिन की डिस्कवरी ई कुरुसोवा, याद है? बीमारी का नाम बकैने था। अब आओ तीसरा पॉइंट, साइटोकाइनिन में टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट। स्कूग, बुक सही से पढ़ना, केवल स्कूग का नाम, घर जाके पढ़ना जरूर, केवल स्कूग का नाम, पर डिस्कवरी स्कूग एंड मिलर। और सब्सटेंस का नाम N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, आल्सो नोन एज काइनेटिन। याद रहेगा? कितनी डिस्कवरी हो गई? 3। और तीनों में कोई भी डिस्कवरी प्लान है? सब कैसी है? सेरेंडिपिटी, सब सेरेंडिपिटी। कोई बीमारी ढूंढ रहा था बकाने, तो मिल गया जिब्रेलिन। कोई देख रहा था पौधा कहाँ मुड़ता है उसमें, और कोई देख रहा था कि चलो टिश्यू कल्चर करते हैं। तो बताओ इस एक्सपेरिमेंट में जो जो यूज किया गया, बता पाओगे? एक्सप्लांट क्या था? नोडल टिश्यू। प्लांट क्या था? अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या था? टिश्यू कल्चर। कर कौन रहा था? इसको डाला और क्या क्या गया? 4 चीजें, वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, स्पर्म डीएनए, कोकोनट। और उससे होने क्या लगा? कैलस में मॉर्फोजेनेसिस होने लगी, लीव रूट स्टेम बनने लगा। और किसने बनाया? N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। नाम बताओ? काइनेटिन। फिर से बोलो। क्या ये साइटोकाइनिन ग्रुप का है? यस। ये हो गया तीसरा डिस्कवरी। चौथी डिस्कवरी है, इट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी एक साथ 3 जगह पर हुई, 3 अलग अलग लोगों ने की। और तीनों के नाम नहीं तो हम लोग नाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी आपको गूगल करने पे नाम आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से। तो पहली डिस्कवरी ये है कि एक भाई साहब देख रहे थे, और देख रहे थे कि एक कली है जो खिल नहीं रही है, इसका नाम छिपकली है। ऐसा नहीं है। देयर वॉज अ बर्ड which was get emphasis, that was known as dormant bird। बोलो कौन सी बर्ड? ऐसी बर्ड्स जो खिले ना, इट इज नोन एज डॉर्मेंट बर्ड। अगली बार कोई पूछे एक कली जो नहीं खिलती, डॉर्मेंट बर्ड। छिपकली मत बोलना। एक गेट जिससे नहीं गुजर सकते, कोल गेट। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अब की बार कोई इसका जेन्युइन आंसर पूछे, वो कली जो कभी ना खिले, डॉर्मेंट बर्ड। कौन पढ़ाया? बायोलॉजी। तो किसी ने इस डॉर्मेंट बर्ड में एक सब्सटेंस ढूंढा, उसका नाम उसने डॉर्मिन रख दिया। क्या रख दिया? डॉर्मिन। डॉर्मिन नाम का एक सब्सटेंस था जो बर्ड को खिलने नहीं दे रहा था। किसी ने देखा कि सेल डिवीजन इनहिबिट हो चुका है, सेल डिवीजन रुक गया, तो उन्होंने उस सब्सटेंस का नाम रखा इनहिबिटर बी। किसी ने देखा कि पौधे से पत्तियां टूट टूट कर गिर रही हैं, यानी एब्सिसन हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्सिसन। कोई पूछे व्हाट इज एब्सिसन? इट इज पतझड़। तो इन्होंने बोला एब्सिसन करने वाला सब्सटेंस, इट इज नोन एज एब्सिसिन सेकेंड। तीन लोगों ने 3 अलग अलग सब्सटेंस ढूंढे। एक ने क्या ढूंढा? डॉर्मिन। एक ने इनहिबिटर बी, एक ने एब्सिसिन सेकेंड। बाद में तीनों के तीनों का केमिकल नेचर एक ही निकला, दैट वाज कैरोटीनॉइड्स। बोलो क्या नाम? और इट वाज अ एसिड नोन एज एब्सिसिक एसिड नोन एज ABA। ABA, व्हाट इज ABA? एब्सिसिक एसिड। ओके। और चौथी डिस्कवरी तो हमारी मम्मी ने तब कर दी थी जब मैं छोटा था।
वो कहती थी सुनील, जैसे एक सड़ा हुआ टोकरी का आम, टोकरी में रखा हुआ एक सड़ा आम बाकी आमों को सड़ा देता है, वैसे तुम मेरे घर के सड़े हुए आम हो। ऐसे कहती थी मेरी माता जी। और बोलते तुम्हारी वजह से मेरे बाकी बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मुझे उन्होंने हॉस्टल भिजवा दिया था। भगाओ इसको, 10 साल की उम्र में मुझे नवोदय भेज दिया गया। मैं बहुत शरारती था, सब होते हैं, हम भी थे थोड़ा। और उस बचपन में चोरी की आदत लग गई थी, और वो आदत बड़ी अजीब होती, कंपट खाने की। हाउ मेनी ऑफ यू नो द कंपट? वेरी गुड, अच्छा है बचपन। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो द काला कंपट, नमकीन वाला? एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो द चूरन की पुड़िया? अच्छा ये तो नहीं जानते। हाउ मेनी ऑफ यू नो द कैथा? अच्छा इमली। अब ये सब मेरे स्कूल के बाहर बहुत मिलती थी, और मुझे वो लंबी लंबी चूरन की पुड़िया से जो खट्टा चूरन था उसको चाट के खाने की आदत लग गई थी, और मम्मी पैसा देती नहीं थी। तो मैं अक्सर जब मम्मी खाना बना रही होती थी तो मैं जेब में हाथ डालते डालते घूमता था, जिसके भी कपड़े टांगे, पिताजी के कपड़ों में पता पैसा पड़ा। एक बार मैंने 100 रुपया उड़ा दिया उस समय। दैट टाइम 100 रुपया वॉज लाइक द 1000 और द 5000 रुपीज। अब मैंने 100 रुपया उड़ा दिया। इट वॉज द 92, 93। हाँ, और मैं इमली खा गया, और खाया नहीं, 2-4-5 दोस्तों को ले गया। खाओगे चूरन, खाओगे चटनी? मेरे सारे दोस्त मोहल्ले वालों के बीच में मैं राजा। अरे वाह यार, तुम बड़े अमीर हो, सड्डे नाल रहोगे तो ऐसा। और पिताजी ने वो 100 रुपया किसी दूसरे काम के लिए रखा हुआ था, तो 2-4-5 रुपए होता तो ना ढूंढते, बोले 100 रुपए का कहाँ गया? और चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे उन्होंने बोला 100 रुपया कहाँ गया, मैं सो गया। बोले यही है, जो ठोके गए। तो ऐसी एक आदत नहीं थी, कई आदतें पड़ने लगी थी। उन्होंने कहा कि ये सड़ा हुआ आम है, बाकी बच्चों को भी खराब कर देगा। और मेरे बाकी भाई जितने भी थे बड़े खुश होते थे जब मेरे मार पड़ती थी, क्योंकि मैं जब उनको अकेले में पाता था। मेरी दीदी मुझसे बड़ी, अच्छा, और दीदी जब मुझसे बड़ी थी तो वो मुझसे जीत जाती थी। उनकी खास बात थी कि जब वो लड़ती थी तो वो मुंह नोच लेती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू ओवरकम। एक दिन मुझे समझ में आया, इनकी कमजोर कड़ी इनके बाल। और वो जब भी अगली बार लड़ने आए मैं देखता रहता, और जैसे पास आते थे मैं बाल पकड़ लिया। और वो मर जाए कुत्ता, जाने कौन कौन सी गाली, मैं पकड़ लिया था। फिर अंततः वो कहती थी अच्छा छोड़ दे भाई, छोड़ दे, हो गया। तो मैं ना बड़ों से डरता था ना छोटों से डरता था, और जितने लोग तो सबको उड़ाता था। तो जब हमें पड़ती थी तो कोने से खंबे पिछल देते थे। तो धीरे 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 आई गेट वायलेंट। वो वायलेंट होता गया तो बोले भाई इसको भगाओ यहाँ से, नहीं तो बर्बाद कर देगा। तो माता जी हमारी जो बात कहती थी वही बात आज भी कह रहे हैं। कजिन, कौन कह रहा है? अभी कौन कजिन से, आई डोंट नो। वो कहते हैं कि अगर किसी टोकरी में सड़ा नहीं पका हुआ संतरा रखा है, क्या रखा है? संतरा, ऑरेंज, राइपेंड ऑरेंज। ये आपकी बुक लिखती है, देख लेना। तो वहां पर रखे हुए कच्चे केलों को पका सकता है। अभी नहीं, केले ही मानिएगा प्लीज। ये बनाना इनकी राइपनिंग कर देगा। छोटी सी कहानी के साथ आपको एक कहानी बता रहे हैं। तो बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज में सुनोगे, एक सड़ा हुआ संतरा बाकी केलों को सड़ा सकता है, लेकिन कजिन ने कहा एक पका हुआ संतरा केलों को पका सकता है। तो बोले कैसे पका दिया? तो दूर दूर रखे। बोले इससे गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या है? इथाइलिन। एंड दिस इथाइलिन गैस had been discovered at that time by the cousin।
और उन्होंने इस गैस का नाम रखा इथाइलिन। यू गॉट इट? तो यही लिखा हुआ है, पके हुए संतरे अगर रख दिए जाएं किसके साथ, केलों के साथ, तो बताइए क्या केले पक जाएंगे? और बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक मालूम है, अगर आप कच्चा आम तोड़ लाओ और उसे आर्टिफिशियली राइपन करना चाहो तो भूसे के अंदर डाल देना, भूसे के अंदर वही गैस होती है, कौन सी, इथाइलिन। या फिर बोरों के अंदर रख दो जिनमें गेहूं हो, यस और नो, वही गैस है, कौन सी, इथाइलिन। तो क्या आपके कच्चे आम पकने लगते हैं? इसी को बोलते हैं पाल के आम। पाल साहब, डाल के आम कि पाल के आम? पाल साहब है, बटो। ओके, तो बताओ 5वीं डिस्कवरी का नाम क्या था बेटा? इथाइलिन। कितनी डिस्कवरी हो गई? 5 याद रहेंगी? पहली डिस्कवरी ऑक्सिन, किसने की? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस। और किसने आइसोलेट किया? कितने अच्छे बच्चे हो कि एक बार में आ जाता है तुम लोग को। अच्छा बताओ, अब बिना देखे बताना। दूसरी थी जिब्रेलिन, याद है? जापान था। साइंटिस्ट का नाम ई कुरोसा। बीमारी का नाम बैकेने था। वेरी गुड। और भाई साहब उससे निकाला गया था फंगस, फंगस का नाम जिब्रेला। और उससे क्या था? जिब्रेलिन। GA3 था। 2 डिस्कवरी हो गई। तीसरा याद है? स्कूग याद है? नोडल टिश्यू याद है? स्कूग एंड मिलर याद है? N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। चौथा याद है? 3 एप्सिसिन इनहिबिटर बी, एप्सिसिन सेकेंड डॉर्मेंट। और चौथा कौन? कजिन। और बोले पके हुए फल दूसरे फलों को पका सकते हैं, यस। नाउ द प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, तो हेडिंग तुम बता दो, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन। हर एक प्लांट का अलग अलग इफेक्ट है, सॉरी, हर एक प्लांट हार्मोन का अलग अलग इफेक्ट है। तो पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। आइए ऑक्सिन के बारे में पूरी बातें करते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। डिस्कवरी हो गई अब इनके इफेक्ट, फंक्शंस। बोलते हैं फर्स्ट ऑक्सिन एंड द फर्स्ट नेचुरल ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ओके, इट इज डिस्कवर्ड इन ह्यूमन यूरिन। अजीब बात है, प्लांट हार्मोन ह्यूमन यूरिन में क्या कर रहा है? आई डोंट नो, लेकिन ये डिस्कवर कहां गया? ह्यूमन यूरिन। इट वॉज डिस्कवर्ड इन ह्यूमन यूरिन। कहते हैं कि अगर लोगों को पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाए तो उनके यूरिन में ये आइंडोल एस्टिक एसिड निकलने लगता है, IAA। व्हाट इज IAA? इंडोल एस्टिक एसिड। तो पहली बार जब ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई, प्लांट हार्मोन होने के बावजूद भी, प्लांट में डिस्कवर हुआ कि ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन। तब से लेकर आज तक ऑक्सिन को 2 ग्रुप में बांटा जा चुका है। देयर आर सम नेचुरल ऑक्सिन्स, कुछ ऐसे ऑक्सिन हैं जो नेचुरल होते हैं। देयर आर सम सिंथेटिक ऑक्सिन्स जिन्हें बनाया जा सकता है। नेचुरल ऑक्सिन्स में एक है IAA, नाम आपको मालूम ही है, और एक है IBA। इट इज नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड। And it is known as indole butyric acid. सिंथेटिक ऑक्सिन में देयर इज अ लिस्ट, पर 2 आपकी बुक में दिए गए हैं। वन इज नोन एज NAA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। हालांकि नैफ्थलीन की बॉल आप लोगों ने यूरिनल्स में देखी होगी, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है एसिटिक एसिड के साथ। इट इज नोन एज नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। एंड दिस द फेमस 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। समस्या ये नहीं कि मैं पढ़ा दूंगा,
समस्या ये है कि तुम्हें कितना आएगा। पहले केवल एसिटिक एसिड पकड़ो, ये देखो, बोलो बोलो, फिर से बोलो। तो ज्यादातर ऑक्सीजन एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव, ऑल की ज्यादातर। अब देखो एसिटिक एसिड में इंडोल डोलो जोड़ो, नेफ्थलीन जोड़ो, और फिनॉक्सी में दो जगह पर, एक दूसरी पोजीशन और एक चौथी, क्या जोड़ो, क्लोरो। अब बोलो क्या होगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो कभी इसका नाम भूल जाना, घबराना नहीं, याद रखना ये एसिटिक एसिड है। उसमें कौन सा ग्रुप लगाना, फिनॉक्सी। और फिनॉक्सी की किस दो पोजीशन पे, 2 और 4। ये क्या लगाना, क्लोरीन। नाम बताओ, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेचुरल में कौन कौन, IAA, ID, आई है, आई है, ए है, ए है, ये क्या है, ए, ये बी। तो मैं इसे ए याद रखता हूं, ये बी याद रखता हूं। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। और जो कहते ना 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 मैं नेचुरल, वो ना बोल तो रहा है ना, मैं नेचुरल, तो मैं कैसा हूं, सिंथेटिक। इट इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ना, ये ना करो। और यहां पर तो कोई भी बोल देगा 2,4-D में क्लोरीन आ गया। क्लोरीन नेचुरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस में कार्बन होता है, क्लोरीन नहीं। तो व्हाट इज 2,4-D? एक और होता है 2,4,5-T, नाम नहीं बताया, 4,5-T। और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, किसी को मालूम है? What is the name of the combination of 2,4-D plus 2,4,5-T? क्या बात है, क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जय हो बाबा। पता करके आओ, 2,4-D plus 2,4,5-T मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनता है, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज नोन बाय द नेम। होमवर्क है तुम्हारा, पता करके आओ। 2,4-D plus 2,4,5-T, ये भी एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, ये भी एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, ये भी एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। अरे चलो DDT पता करके आओ सौरभ बाबू। तो बताओ, नाम बताओ, कितने प्रकार के, 2, एक और नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल के नाम याद है, बोलो, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। व्हाट इज IBA? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। पक्का? अच्छा बताओ, सिंथेटिक के बोलो, NAA। व्हाट इज NAA? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। अच्छा, शुरू करने के पहले इतना जवाब चाहिए, पहला ऑक्सीजन कहां डिस्कवर किया गया? जो तुम कल कर रहे थे आज फिर वही कर रहे हो। तुम्हें भी नमाज में जाना है, कितने बजे? 1:15, टाइम है अभी। 2,4,5, 2,4-D, ना मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी। पक्का? ओके, आगे सुनो, द फंक्शंस। मैं 1:25 पर रोज छोड़ता हूं, आज भी 1:25 पे छोड़ूंगा। जितने लोगों को 1:15 पे जाना वो निकल जाएंगे बिना स्टोर किए हुए, ठीक है? तो पहला फंक्शन, इट इज रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ऑक्सीजन का पहला फंक्शन होता है स्टेम कटिंग्स में रूटिंग करना। तो पहली बात तो आपको स्टेम कटिंग ही नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अगर मैं हिंदी बोल दूं तो कहोगे अच्छा इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज कलम लगाना। व्हाट इज कलम लगाना? तो कुछ लोग ना स्टेम कटिंग जानते हैं ना कलम जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिस, एक प्लांट लेते हैं, याद है, उस प्लांट में दूसरे प्लांट की कलम लगाते हैं, ऐसा है। इसमें से एक होता है सायान, बोलो क्या होता है, और एक होता है स्टॉक, जिसमें लगाते हैं वो स्टॉक, और जिसको लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सायान स्टॉक में जुड़ जाए। इस जुड़ जाना, इट इज नोन एज रूटिंग। बोलो क्या? तो रूटिंग करने के लिए हमें क्या डालनी पड़ेगी? ऑक्सीजन। कैसे बोलो?
अगर ये कलम सीधे ग्राउंड में लगाई जाए, जैसे तुम गुलाब की कलमें लगाते हो, याद है, कटी हुई, तो आप चाहते हो कि ये जड़ें निकाल दे, इट इज ऑल्सो नोन एज रूटिंग। ठीक है, आप क्या करते हो, किसी घर में तुमने गुलाब का पौधा देखा, बोले भैया एक छोटा सा इसका स्टेम कट दे दो, तो किसी ने तुमको स्टेम कट दिया, तुमने घर में जाकर के उसे लगा दिया, और तुम चाहते हो कि वो लगाने के बाद वहां पर क्या बन जाए, उससे पौधा बन जाए। तो पौधा कैसे बन जाएगा, जब वो तना है, तो तने में क्या चाहिए, जड़ें। कैसी जड़ें चाहिए, एडवेंटिशियस। कैसी, अब ये एडवेंटिशियस बट्स जड़ें कैसे निकले, क्या डाल दो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डालोगे तो क्या यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट निकलेगी, यस, और पौधे में रूटिंग हो जाएगी, और ये जो स्टेम था वो स्टेम बचेगा कि प्लांट हो जाएगा, प्लांट। तो पहला काम ऑक्सीजन रूटिंग करता है स्टेम कटिंग में, बता पाओगे, बताओ ऑक्सीजन का पहला काम, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो आप किसी भी कलम में रूट्स निकालना चाहते हो, कलम होती है रूट की स्टेम की, स्टेम है, उसमें रूट निकालना चाह रहे हो, क्या डालोगे, ऑक्सीजन। दूसरा फंक्शन, यस, सेकेंड फंक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा, इट हेल्प इन फ्लावरिंग। ऑक्सीजन फ्लावरिंग में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पाइनएप्पल फ्लावरिंग। पाइन एप्पल के पौधों में फ्लावरिंग में मदद करता है। दूसरा फंक्शन, तो इन फंक्शन को लिस्ट में याद करना है आपको। मैं बोल दूं 7 फंक्शन, तो 7 फंक्शन सबको आने चाहिए। पहला फंक्शन रूटिंग स्टेम, दूसरा किसमें, पाइनएप्पल। तीसरा फंक्शन ध्यान सुनेंगे, इट इज डिले इन सेनेसेंस। डिले इन सेनेसेंस ऑफ न्यू टिश्यू। इसको समझिएगा, अजीब सा काम है इनका। मान लो अगर पत्ती नई है, न्यू लीफ है, तो उसे गिरने देगा कि नहीं गिरने देगा। अगर नया फ्लावर है तो बताओ उसे गिरने देगा कि नहीं गिरने। तो नई पत्तियों और नए फूलों को नहीं गिरने देगा, डिले करेगा, बट प्रमोट सेनेसेंस ऑफ ओल्ड टिश्यू। अब एक आम पक चुका है पूरी तरीके से और वो पुराना हो चुका है, बताइए ऑक्सीजन डालने पर वो आम लगा रहेगा कि गिर जाएगा, पक्का। तो ओल्ड फ्रूट को ये गिरा देता है, इनको ड्रॉप कर देगा। तीसरा फंक्शन अजीब है कि ये सेनेसेंस को डिले भी करता है, देर भी कर देता है और प्रमोट भी कर देता है। अगर नए टिश्यू है तो डिले कर देता है, अगर नए टिश्यू है तो उनको गिरने मरने नहीं देगा, और अगर कहीं वो पुराने टिश्यू है तो उन्हें जल्दी से मार के गिरा देगा। हाँ भाई, पहला फंक्शन रूटिंग, दूसरा फ्लावरिंग में हेल्प करेगा, तीसरा डिले इन सेनेसेंस ऑफ न्यू टिश्यू एंड प्रमोट सेनेसेंस ऑफ ओल्ड टिश्यू के सेनेसेंस को प्रमोट करेगा और नए टिश्यू के सेनेसेंस को डिले करेगा। चौथा, इट हेल्प इन एपिकल डोमिनेंस। चौथा काम, एपिकल बड डोमिनेंस। पहले से पूरी तरीके से समझ लो। बोलते किसी भी पौधे में स्टेम में 2 तरीके की बड्स पाई जाती हैं। These buds which are present in apex, these are known as apical buds. Apical buds. And if any bud is present in axile, this is known as axillary bud. मैंने पहले ही बोला, बताया कि मेन स्टेम और ब्रांच के बीच का न्यून कोण कौन सा, दैट इज एक्यूट एंगल, इट इज नोन एज एक्साइल। फिर से बोलो, और एक्साइल पर कोई बड हो तो एक्सिलरी। ध्यान सुनो, बोलते हैं अगर एक्सिलरी बड ग्रो करेगी तो इससे बनेगी ब्रांचेस। क्या बनेगी, ब्रांचेस।
और अगर एपिकल बड ग्रो करेगी तो बढ़ेगी लेंथ। बोलो क्या? तो अगर पौधे में एपिकल बड की दादागिरी है, किसकी? तो पौधा लंबा ज्यादा होगा, ब्रांचेस कम निकलेगी। यूकेलिप्टस देखा? बताओ, ब्रांचेस बहुत निकलती है, ब्रांचेस कम, लंबा ज्यादा। और अगर एक्सिलरी बड की डोमिनेंस है, किसकी? तो बताओ, पौधे का लंबाई कम, ब्रांचेस ज्यादा। चाय के बागान देखें, लंबे ज्यादा होता है कि ब्रांचेस ज्यादा? ब्रांचेस ज्यादा। हाँ, ऐसा ही होता है बिटिया, चाय के बागान। अच्छा अच्छा। तो जितनी भी झाड़ियां होती हैं उनमें क्या होता है? एक्सिलरी बड का दादागिरी। और जितने बड़े पौधे होते हैं एपिकल बड के दादा। अब एपिकल बड में होता है ऑक्सिन। बोलो क्या होता है? और ऑक्स दादागिरी बढ़ जाती है। दादागिरी बढ़ जाती है, इसका मतलब पौधा किस में बढ़ेगा? लंबाई। ब्रांचेस निकलेंगी नहीं, नहीं निकलेंगी। याद रहेगा? यस। तो याद रखना, अगर तुम्हें एपिकल बड डोमिनेंस खत्म करना है, क्या करना है? तो आपको डीकैपिटेशन करना पड़ेगा। ये शब्द सुनना, वरना घर जाके एक चीज गलत पढ़ोगे और कल आकर मेरा सर खाओगे। आपको करना पड़ेगा डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब होता है किसी की टिप को काट देना। बोलो, टिप को काट देना। तो अगर तुमने डीकैपिटेशन कर दिया, इट इज द कटिंग ऑफ टिप। तो अगर टिप कट गई तो बताओ ऑक्सीजन बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा। तो डीकैपिटेशन होने पर एपिकल डोमिनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो डीकैपिटेशन की वजह से ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी। क्या ज्यादा निकलेंगी? ब्रांचेस। और यही काम हम लोग टी प्लांटेशन में यूज करते हैं, क्योंकि टी प्लांटेशन में हमें लंबाई चाहिए कि झाड़ियां ज्यादा। इट इज नोन एज हेज मेकिंग। यही क्वेश्चन मिलेगा। हेज मेकिंग मतलब झाड़ीदार बनाना। और झाड़ीदार बनाने के लिए आपको पौधों को क्या करना पड़ेगा? टिप से काटना पड़ेगा। और इसीलिए माली भैया आपके घर में लगी हुई एक बेल को कैंची से काटते रहते हैं। क्यों काटते रहते हैं? क्योंकि उसको काटने से क्या कटेगा? एपिकल बड। और एपिकल बड कट गई तो क्या नहीं होगा? एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा तो पौधा लंबाई में नहीं बढ़ेगा, बल्कि किसमें बढ़ेगा? ब्रांचेस। और ब्रांचेस बढ़ेगा तो आपके चारों तरफ जो फेंस होगी हरी वाली, वो खराब होगी कि अच्छी होगी? अच्छी। तो बताओ, ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। किसको? यानी लंबाई बढ़ाएगा कि ब्रांचेस? और डीकैपिटेशन? हाँ, ब्रांचेस। यानी डीकैपिटेशन ऑक्सिन को बढ़ाता है कि कम कर देता है? कम कर। तो घर जाकर जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा डीकैपिटेशन इज हेल्पिंग इन द टी प्लांटेशन फॉर हेज मेकिंग। फॉर हेज मेकिंग। 4 काम बता पाओगे? पहला, तो क्या मुझे ये खाली चाहिए? चलो भाई, पहला काम रूटिंग इन स्टेम कटिंग। दूसरा काम, फ्लावरिंग इन पाइन। तीसरा काम, डिले इन सेमेस्टर। चौथा काम, एपिकल डोमिनेंस। पक्का ना? 5वां, पार्थिनोकार्पी। नाम तो सुना होगा पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के फलों का बन जाना, इट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। होता पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं, सीडफुल की सीडलेस। याद रखना, ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी करता है टोमेटो में। बुक में लिखा होगा, किसमें? टोमेटो। टोमेटो ही लिखा होगा, देखो। पर याद रखना, द बेस्ट पार्थिनोकार्पिक एजेंट इज जिब्रेलिन। बेस्ट पार्थिनोकार्पिक एजेंट इज जिब्रेलिन। बुक में जिब्रेलिन के बारे में, पार्थिनोकार्पी में कुछ नहीं लिखा, और इसी वजह से आप एक क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हो। कभी आ जाए पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन करता है, यस। जिब्रेलिन करता है, यस। लेकिन दोनों में बेहतर कौन करता है? जिब्रेलिन। द बेस्ट पार्थिनोकार्पिक एजेंट इज जिब्रेलिन, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा।
पार्थिनोकार्पी हो गया। इसके अलावा पांचवा काम, छठा काम है, दे एक्ट लाइक वीडी साइट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज वीड? दे आर द अनवांटेड प्लांट। आपकी फसल में जितने भी अनवांटेड प्लांट हैं ये वीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वीड। अच्छा, आपकी फसल दैट इज गेहूं, ज्यादातर राइस, गेहूं, ये जो फसल है डाइकॉट है कि मोनोकॉट? सुन लो ध्यान से तभी जवाब दे पाओगे। आपकी क्रॉप है मोनोकॉट और ज्यादातर वीड, मैंने सारे वीड की बात नहीं कही, ज्यादातर वीड्स दे आर डाइकॉट। बोलो क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। तो ऑक्सिन, आदत है ऑक्सिन की कि वो डाइकॉट पौधों के, डाइकॉट प्लांट्स की ब्रॉड लीफ को गिराता है, ब्रॉड लीफ को गिराता है, इनका एब्सेशन कर देता है और फिर मार देता है उन पौधों को। और इस वजह से तुम्हारा गेहूं बच जाएगा, क्योंकि गेहूं की पत्तियां चौड़ी, और दूसरी बात गेहूं डाइकॉट कैसा है? मोनोकॉट। तो अगर तुमने ऑक्सिन डाला, जैसे कौन सा ऑक्सिन? 2,4-D, नाम याद है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सिल एसिड। तो ये 2,4-D क्या करेगा? फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट है। और दूसरा, उसकी पत्तियां चौड़ी नहीं। तो ये दो तरीके से मारता है, या तो चौड़ी पत्तियों वालों को गिराएगा और या फिर वो कैसा हो? डाइकॉट। अगर दोनों बातें तो और अच्छी बात है। बोलते हैं इसीलिए जब आप बड़े डॉक्टर बन जाओगे और आप एक बड़ा सा घर खरीदोगे, जितना घर खरीदोगे उसका 10 गुना आपके घर में लॉन होगा, बड़ा सा घास का मैदान होगा, यहाँ आप रहते होगे, यहाँ आप न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ते हो, चाय पीते हो, यहाँ पर आपके बच्चे खेलते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 50 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे आने वाले समय पे, इसलिए ज्यादा कमाना पड़ेगा। मैं कभी सोचता था कि ऐसा कर पाऊंगा, नहीं कर पाया, गरीब आदमी। अब क्या है, अगर आप इतना बड़ा लॉन रखते हो और चाहते हो कि इसमें घास रहे, कैसी रहे? और आपके पास माली नहीं है और आप चाहते हो कि इस घास रहे और इसमें वीड ना आए, दूसरे उल्टे सीधे प्लांट ना आए, तो आप चाहते हो कि वीड फ्री लॉन मिले आपको, वीड फ्री लॉन। ऐसा लॉन रहे जिसमें घास तो रहे लेकिन वीड ना रहे, उल्टे सीधे पौधे ना उगे। क्या डालूं? ऑक्सिन। क्यों? क्योंकि घास होती है डाइकॉट की मोनोकॉट और इसके पत्ते चौड़े की पतले पतले। तो जैसे तुमने ऑक्सिन डाला, माली की जरूरत नहीं है, आपने लॉन में जितना ऑक्सिन डाला, जितने वीड रहेंगे बचेंगे कि मर जाएंगे? तो आपकी बुक बोलती है पढ़ना कि इफ यू वांट वीड फ्री लॉन, क्या चाहिए? तो क्या डालोगे? ऑक्सिन। नाउ फंक्शन नंबर 7। किसी को रूट याद है? हाँ। कैप याद है? ये याद है? बोलो। मैचुरेशन जोन में डिफरेंशिएशन चल रहा है। कल मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एनी मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल विच फंक्शन करने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पैरेन्काइमा बन जाना, जाइलम बन जाना, फ्लोएम बन जाना, सब डिफरेंशिएशन है। यस और नो? आप ऑक्सिन डालिए, ये जाइलम डिफरेंशिएशन को बढ़ा देगा। किसको? जाइलम डिफरेंशिएशन को बढ़ा देगा। ऑक्सिन इंक्रीजेस द जाइलम डिफरेंशिएशन। और 8वां काम, इट इंक्रीजेस सेल डिवीजन ऑल्सो। क्या इंक्रीज करेगा? सेल डिवीजन। जो लोग ये 8 गिनती लिख लेंगे वो डरेंगे नहीं कि ऑक्सिन में कितने काम याद रखने। कितने काम? 8 याद रहेंगे। एनसीईआरटी में 8 से ज्यादा दिए ही नहीं दिए बेटा, हैं तो बहुत सारे और भी। वैसे एक और लिखना चाहिए जिसकी वजह से इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसी को याद है? बोलो क्या? दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। भूल गए होगे आप?
बताओ, जब बेटा ये लोग लाइट डालते थे तो पौधा लाइट की तरफ मूव कर रहा था, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक। और दूसरा जियोट्रॉपिक। तो जड़ों में क्या होता है और तनों में फोटोट्रॉपिक। तो ये काम कौन करता है? ऑक्सीजन। तो जड़ों का जियोट्रॉपिक और तनों का फोटोट्रॉपिक कौन करता है? ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर कितने काम? 9। 8 नहीं, 9 वर्क बोलो। इसके बाद नमाज पढ़ने जाओ और जुम्मा मुबारक हो आपको, ठीक है? हाँ बोलो, पहला बोलो। जिनको जाना जा सकते हैं। पहला कौन? रूटिंग इन स्टेम कंट्रोल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, delay in senescence of new tissue, promote senescence of old tissue. सही? टाइम क्या? टाइम क्या? 20 हो गया, सही टाइम है। 5 मिनट और पड़ा है, चलो सर जाओ। चलो ठीक है, 3 देखिए आगे। चौथा काम, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करेगा। 5वां, पार्थिनो का। 6ठा, हाँ, विडिसाइड। 7वां, जाइलम डिफरेंशिएशन। 8वां, सेल डिवीजन। 9वां, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियो। शाम को बेटा हम लोग मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, तबीयत अच्छी नहीं है मेरी। टेक केयर। मेरी कॉपी खिंच गया इसे, इसको तो किसी से मतलब ही नहीं है, ये पीछे रख दो यार।